गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एटम मतलब एक्चुअली बना कैसे होता है। तो इसकी सबसे पहले मैपिंग देखते हैं। देखिए मैपिंग में यानी कि एटम किन चीज़ पे कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, राइट। देन पढ़ेंगे हम प्रोटॉन, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। देन एटम के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने इसके मॉडल्स बनाए, प्रेजेंट किए और कौन कौन से अभी हम उसको कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके बाद पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एटम में आइसोटॉप क्या चीज़ है और आइसोबार क्या चीज़ है, राइट। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा थॉमसन साहब ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं जिसका चार्ज होता है नेगेटिव और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻90 कुलम। कुलम इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है। यूनिट मीन्स जैसे अगर हमें किसी वेट को मेज़र करना है तो हम किलोग्राम या ग्राम का यूज़ करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस को मेज़र करना है तो मीटर किलोमीटर का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें इलेक्ट्रॉन को मेज़र करना है, उसका अगर हमें वेट जो भी है उसको अगर मेज़र करना है तो हम उसको कुलम में मेज़र करते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब हम बढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसको हम कहते हैं केनाल रेज एक्सपेरिमेंट या फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻90 कुलम। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम, राइट। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। उन्होंने खोज कैसे की? तो देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले लाइटर एलिमेंट लिए, यानी कि हल्के एलिमेंट लिए जैसे कि लिथियम एंड बोरॉन, और उनको उसका क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डिंग की, राइट। और उन्होंने ये एब्जॉर्ब किया कि एमिशन हो रहा है न्यू पार्टिकल का जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि जीरो चार्ज है, बट उनके पास जो मास है वो इक्वल है उसके प्रोटॉन के पास। तो यही जो एमिशन हो रहा था न्यू पार्टिकल का, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन। मतलब एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम में, इसके प्रोटियम आइसोटॉप में एब्सेंट होता है, यानी कि प्रोटियम आइसोटॉप हाइड्रोजन एटम यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है न्यूट्रॉन का। और जब तक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लेजिबल, यानी कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बिल्कुल ना के बराबर हो, तब तक जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसके सम को ही हम एटम का मास माना करते थे। इन्होंने ऐसा बताया, राइट। अब पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। जैसे जैसे हमें सब एटॉमिक की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो इसके आधार पे बहुत सारे मॉडल बने और अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको बनाया। तो सबसे पहले इन्होंने किसने बनाया, थॉमसन मॉडल आया, उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, देन आया बोहर्स मॉडल। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टेड साइंटिफिकली स्टेब्लिश्ड मॉडल था, वो जो अडॉप्ट किया गया, जो अभी के डेज में हम जिसको फॉलो करते हैं, वो कहलाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसी के आधार पे हम चलते हैं। लेकिन ये जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को ये कहा जाता है कि ये वाटरमेलन मॉडल है, यानी जो हमने खरबूजा देखा ना, तरबूज जो होता है, उससे इसको रिलेट किया। मतलब थॉमसन जी ने ये प्रेडिक्ट किया था, उनका मानना ये था कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव स्फेयर के अंदर, यानी एक स्फेयर होता है, यानी कि देखिए एक स्फेयर है, यानी गोला है, वो पॉजिटिव है। और उसके अंदर जैसे सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर जो बाकी तो जो पार्ट होता है ना, रेड वाला जो हम खा सकते हैं, एडिबल पार्ट होता है, उसको उन्होंने पॉजिटिव माना। और जो उसके अंदर बीज होते हैं ना, उसको उन्होंने क्या मान लिया कि नेगेटिव रूप में इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वाटरमेलन मॉडल। मतलब मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, उन्होंने क्या बोला, उनका मानना ये था कि जो एक स्फेयर है, यानी कि एक तरबूज के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो उसके बीज होते हैं उसी प्रकार जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो एडिबल पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। थॉमसन मॉडल जो था एटम का, वो न्यूट्रल एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन करेगा कि न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को तो एक्सप्लेन करेगा कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट के और भी जो एक्सपेरिमेंट थे वो उसको कंडक्ट नहीं कर पाए।
कर पाता था, इनका जो ये मॉडल था वो न्यूट्रलिटी को तो परफॉर्म कर पाता था, न्यूट्रलिटी को तो अच्छी तरह एक्सप्लेन करता था, लेकिन और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे उसको नहीं कंडक्ट कर पाता था, इसलिए इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आते हैं हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लेके। वो उनका जो मॉडल था वो बहुत फेमस था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से। उन्होंने क्या किया कि 12,000 यानी 12,000 अल्फा पार्टिकल लिए। राइट, अल्फा पार्टिकल मीन्स होते हैं हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास होता है 4, और उन्होंने गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में वो बताता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जब एक गोल्ड फॉइल पे उन्होंने 12,000 के करीब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधा अनडिफ्लेक्ट हुए, सीधा सीधा निकल गए उसके आर पार, यानी राइट। और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए उसी गोल्ड फॉइल से टकरा के कुछ एंगल पे, मतलब गए और यूं समझ लो टकरा गए। आपको दिखाता हूँ। और हुआ क्या कि सिर्फ एक, मतलब 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल क्या होता है, वहां से टकराता है और उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। राइट, ऐसा हुआ। तो उन्होंने ये पाया, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास्ड हो गए थे गोल्ड फॉइल के अंदर, जो डायरेक्ट गए और आर पार हो गए। राइट, और दूसरा इन्होंने ये किया जिस जहाँ से एक अल्फा पार्टिकल टकरा के बाउंस बैक हुआ था, उन्होंने उनका उनका ये कंक्लूजन था कि वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, और न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुई थी और बाउंस बैक हो गया था। 12,000 यानी 12,000 अल्फा पार्टिकल में से जो एक बाउंस बैक होकर वापस आया था, उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस धर दिया, और उस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। राइट, और तीसरा उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना, वो 10⁻⁻5, ये -5 है, 10⁻⁻5 होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम के कंपेयर में। राइट, और ये जो एटॉमिक मास होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, तो न्यूक्लियस से होता है। उन्होंने ये बताया कि जो एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेट करता है, न्यूक्लियस पे। राइट, यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये प्रपोज किया कि देर इज पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, यानी एक एटम में पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है, पॉजिटिव होता है वहाँ पे, जिसके जिसके अराउंड जितना भी मास होता है, यानी कि अगर न्यूक्लियस का मास देखा जाए, यानी कि जितना भी मास होता है ना एक एटम का, वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है। यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम सम कर दें तो किसी भी एटम का मास हमें पता चल जाता है। राइट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है किसी भी एटम का। राइट, और उसके अराउंड ऐसे जो नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, वो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में उसको सराउंड करते रहते हैं। राइट, और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत छोटा है, वो छोटा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। राइट, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि उनके मॉडल में क्या ड्रॉबैक थे, और इसको ये भी कहा जा सकता है कि अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि एटम अनस्टेबल है। कि तो कैसे, तो देखिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस में एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। राइट, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज्ड होता है। राइट, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करता रहेगा, और फाइनली होगा क्या कि वो धीरे धीरे अपने न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। और यही क्या बनाता है कि एटम एक हाईली अनस्टेबल है उनके अकॉर्डिंग, यानी कि एक न्यूक्लियस हमारा बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो एक ऑर्बिट में इसको रिवॉल्व करता रहता है। राइट, तो होता क्या कि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज रहता है, तो धीरे धीरे अगर ये रिवॉल्व करेगा तो धीरे धीरे इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होते 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 क्या होगा कि ये अपने न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। इसका मतलब जो एटम है हमारा वो क्या है, एक तरीके से हाईली अनस्टेबल है, स्टेबल तो है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी उनकी सबसे मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, और जो इन्होंने जो ये समझा नहीं पाए थे, ये अनएक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड था। राइट, रदरफोर्ड के मॉडल को ओवरकम करने के लिए नील्स बोर आए 1912 में, 1912 में, और उन्हें अपने स्ट्रक्चर में ये बताया कि एक एटम के अंदर
एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं उसका नाम उन्होंने दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट, राइट। और जब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, यानी कि उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं होती। जब वो अपने एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस या फिर गेन नहीं होता। तो और उन्होंने तीसरा ये एज्यूम किया कि जब भी वो एक ऑर्बिट से, यानी कि यहाँ पे कई सारे ऑर्बिट होते हैं, एक ऑर्बिट फिर उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो या फिर आना हो, राइट, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना हो या ऊपर से नीचे जाना हो, तब वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर लूज करेंगे, उनका कहना ये था। और जो ये ऑर्बिट होते हैं ना, तो जो पहला ऑर्बिट होता है उसको उन्होंने नाम दिया के सेल, फिर दूसरे को बोला एल सेल, और तीसरा ऐसे एम के एल एम एन, इस तरीके से रहता था, राइट। अब पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होती है, आइडेंटिटी होती है एटम्स की, यानी कि एटम्स कौन से नंबर पे आता है ये बताता है, राइट। और चेंजिंग एटॉमिक नंबर मींस चेंजिंग द एटम, राइट। अगर हम एटम के नंबर को चेंज कर दें, इसका मतलब हम एटॉमिक नंबर का मतलब ये समझ लीजिए कि आपका ये रोल नंबर है, तो ये एटमों का जो रोल नंबर होता है उसी उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, राइट। और इसको हम जेड से, जी से यानी कि डिनोट करते हैं, जी यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और एक न्यूट्रल एटम में जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो इक्वल रहते हैं, राइट। मास नंबर क्या होता है, देखिए मास नंबर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अ इन एन एटम, यानी एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं उनका सम ही क्या कहलाता है, मास नंबर। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। अगर हम इसके मास अगर हमें निकालना है तो मास को क्या करेंगे हम, इसके जो प्रोटॉन है यानी कि 13, ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें 14, यानी इसका जब हम सम करेंगे तो 27 आता है, तो यही इसका क्या हो जाता है, मास, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर न्यूट्रॉन्स फॉर, जैसे कि अगर हम क्लोरीन का देखते हैं 17, और 17 इसकी एटॉमिक नंबर है, 35 क्या है इसका एटॉमिक मास, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो 17 ये हो गया। और न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे अगर इसने पूछा क्या, कि इसने पूछा है न्यूट्रॉन निकालना, यानी कि इसमें पहले से ही मास दे रखा है, तो मास से हम क्या कर देंगे, प्रोटॉन, सॉरी, मास से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो हमें क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। अगर हम ऐसे सोडियम की बात करें तो वहाँ पे भी क्या करें हम, 27 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उसमें हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो होता है हमारा बोर बरी स्कीम के द्वारा। ये क्या चीज़ है इसको मैं बताता हूँ। तो देखिए, द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डन अकॉर्डिंग टू टू एंड स्क्वायर, यानी इसके इसमें क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी वहाँ पे हम अरेंज करेंगे इस तरीके से। तो एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन दैट पर्टिकुलर सेल, यानी एक पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बताता है, राइट। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, अगर हमें मान लो यहाँ पे सेल्स है, के सेल है, तो यहाँ पे कितने होंगे 2, एंड एन का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 1 करेंगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम एल की बात करें तो 2, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो यानी 8 आता है। उसी प्रकार अगर एम की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरीके से ये पूरा चलता है। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमें कैल्शियम को, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है के सेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ पी क्यू आर, ऐसे कर इस तरीके से करके होते हैं सारे सेल। तो के सेल में याद रखिए कि हमेशा के वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं हमें, एल वाले में 8, फिर एम वाले में 8, इस तरीके से डलता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें आप ये देखोगे कि अगर मान लो हमें 20 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर एल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो हमारे पास कितने
10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 10 और बाकी है। तो m में हम क्या करेंगे, फिर से 8 डाल देंगे, यानी कितने हो गए, 18 हमने डाल दिए। अब हमारे पास क्या बचा है, 2, यानी कि n वाले में हम लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, राइट। इसी प्रकार अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, तो देखिए हमने सबसे पहले k में कितने डाले, 2, फिर m में 8, फिर 8, लास्ट में हमारे पास कितना बचता है, यानी कि 18 तो हमने डाल दिए, अब हम डालेंगे 1, तो लास्ट वाले के एल एम एन यानी एन वाले में 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो के में 2 हो जाएंगे, एम में 8, तो 10 तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डल गए, बाकी हमारे पास बचा कितना, 3, तो लास्ट वाले में 3 हम डाल देंगे। उसी प्रकार अगर हम सोडियम की बात करें तो 2 यहाँ पे डालते हैं के में, फिर 8, फिर लास्ट में 1। उसी प्रकार नियोन यानी 10 नंबर इसका होता है, इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। तो उसी प्रकार से अगर हम के में हम डालेंगे 2, और एम सब सेल में हम कितने डालेंगे, 8, तो इसका नियोन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बैलेंस सेल एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए होता क्या है, बोर बरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता क्या है, जितने भी आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना उसमें 8 होते हैं, और जितने भी एटम में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चाहते हैं कि उनके लास्ट में 8 रहे, यानी कि फुलफिल रहे, राइट। तो उसके लिए वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, जैसे कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर एल में हमें 8 डालने थे, लेकिन यहाँ पे 8 तो है ही नहीं, तो 6 थे, तो 6 में से 2 तो के वाले सब सेल में चले गए, और बाकी बचे 4, यानी कि इसको 8 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, मतलब इसके लास्ट में हमने 4 डाल दिया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, यानी 4 हो जाएगी। और इसको अगर 8 बनाना है तो या फिर ये तो किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि लूज कर देगा, या फिर किसी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, राइट। इस तरीके से इनका रहता है। अगर हम वैसे ही नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डल गए, और लास्ट वाले में कितने, 5 डल गए। अगर इसके पास 7 है तो 2 के में डल गए, बाकी एल में डल गए, राइट। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, यानी इसको 8 बनाने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसको 8 करने के लिए 3 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। उसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की देखें तो के सब सेल में 8 तो फुलफिल हो गए, राइट। अगर हम एल सब सेल की बात करें तो वहां पे 6 है, तो इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी, क्योंकि इसको 8 फुल करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, यानी कि 2, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम नियोन की देखें, यहाँ पे देखिए नियोन, इसके के जो इसका जो के सब सेल है वो 2 है, यानी फुलफिल्ड है, एल भी फुलफिल्ड है, यानी कि इसको ना तो चाहिए ना ही देना पड़ेगा, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 8 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होगी 0। उसी प्रकार सोडियम की देखिए, के वाला सब सेल भी फुलफिल है, एल वाला भी, लास्ट में क्या है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये 1 किसी को देगा ताकि इसके लास्ट वाले में 8 ही बचे। उसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम की देखें तो इसके लास्ट में कितने हैं, 2, यानी इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। 2 क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को आराम से दे सकता है, लूज कर सकता है। वैसे कैल्शियम के भी लास्ट में देखिए 2 है, राइट, यानी इसके के सेल में, के में, फिर एम में, फिर एल में, राइट, के एल एम एन, फिर एन वाले में 2 लास्ट है, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 होगी। 2 इसलिए हो गया क्योंकि ये अपने को 8 करने के लिए 2 किसी को दे देगा, यानी कि लूज कर देगा। तो जो ये टेंडेंसी होती है ना लूज करने की, गेन करने की, जितनी इनकी पावर होती है वही क्या होती है, इनकी वैलेंसी कहलाते हैं किसी भी एटम की, राइट। उसी प्रकार हम हाइड्रोजन की देखें तो कि इसके लास्ट में क्या है, 1, यानी कि इसको 2 बनाना है, क्योंकि ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये के को ही फिल कर सकता है, यानी के में हमेशा मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। तो इसको 2 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। हीलियम की अगर देखी जाए तो इसकी फुलफिल है, क्योंकि के में जो इस प्रकार जैसे के होता है हमारा, फिर एल होता है, फिर एम, तो के में तो 2 ही चाहिए ना, तो हीलियम के पास 2 तो हैं, फुलफिल है, यानी इसकी जो वैलेंसी है 0 है। वैसे ही अगर लिथियम की बात करें तो के वाले सब सेल में 2 डल गया और लास्ट वाले में 1 है, तो इसकी यानी कि ये 8 बनाने के लिए 7 किसी से लेगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और ये यानी कि इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा, राइट। वैसे बैरियम की देखें तो लास्ट में 2, यानी कि 8 बनाने के लिए 6 लेगा नहीं, ये क्या कर देगा, अपने 2 को लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। उसी प्रकार हम बोरन की देखें तो लास्ट में 3 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। तो लूज या फिर गेन करने की जो पावर होती है ना, यानी कि सॉरी, अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की
लूज आसानी से कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी जो उसके लास्ट वाले सब सेल में है, राइट। आइसोटोप्स यानी कि एक एटम का जब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे कि क्लोरीन को आप देख सकते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है क्या है, सेम है ना, 17 लेकिन अगर इसकी मास की बात की जाए तो जो इसका मास है यहाँ पे 35 है एंड यहाँ पे 37 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, राइट। अब इसके आइसोटॉप्स का यूज पढ़ते हैं। तो देखिए जो यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स है ना, ये यूज होता है फ्यूल के उसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में, राइट। अगर कोबाल्ट के आइसोटॉप्स की बात करें तो वो क्या होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के वहाँ पे यूज होता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसको हम यूज करते हैं, गोइटर जो बीमारी होती है ना, गले में हो जाती है गोइटर, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज होता है, जितने भी मास होते हैं ना उनका एवरेज ही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक था ये 35 और ये 37 वाला, अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो 35.5 यू आएगा, यही होता है एवरेज एटॉमिक मास, राइट। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जब एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कैल्शियम है, राइट, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, हमें पता है। वैसे यहाँ पे आर्गन है, राइट, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18, यानी कि दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास देखिए यहाँ पे 40 इसका भी है, 40 इसका भी है, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आइसोबार्स हैं, राइट। और भी अगर हम एग्जांपल देखें तो सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है लेकिन, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, यानी कि दोनों के एटॉमिक नंबर अलग हैं लेकिन जो इनका मास है ना, देखिए 24 एंड 24 ये सेम है, यही क्या कहलाता है, आइसोबार्स। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।